हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल वीसेल एजुकेशन में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को एक नए लेवल पे ले चलने की कोशिश कर रहे होंगे। हमारा सुपर टेट का ये साइंस की क्लास फिर हम लेकर के आए हैं। इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन को आपको देखने को मिलेंगे। और तो चलिए अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले बताना चाहते हैं, यदि आपने हमारे अभी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। देखो, फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ हम चलने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा क्या है? फर्स्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सल्फाइड अयस्क है। सल्फाइड अयस्क कौन सा है उसकी बात कर रहा है। तो अगर सल्फाइड अयस्क की बात करोगे तो आपका ऑप्शन डी वाला सही हो जाता है। आयरन पायराइड क्या है? सल्फाइड का अयस्क है। क्या आयरन पायराइड क्या है? सल्फाइड का अयस्क है। और वहीं जो यहाँ बॉक्साइट की बात करें तो ये बॉक्साइट किसका अयस्क होता है? ये एल्युमिनियम का अयस्क होता है। किसका? एल्युमिनियम का अयस्क होता है। ठीक, तो ये किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का बॉक्साइड अयस्क होता है। हेमेटाइट की बात करें तो ये किसका होता है? आयरन का अयस्क होता है। और वहीं बात करें क्यूप्राइड, क्यूप्राइड किसका अयस्क है? ये है कॉपर का अयस्क होता है। तो चलिए, फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। फर्स्ट वाले क्वेश्चन से आपको 3-4 क्वेश्चन मतलब फर्स्ट वाले क्वेश्चन से आपको एक क्वेश्चन से 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन और क्लियर हुए होंगे। तो चलिए अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सेकेंड वाले क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन विद्युत का कुचालक है? विद्युत का कुचालक की अगर बात कर रहा है तो इसमें कौन सा है? तो आप सही ऑप्शन की तरफ चलोगे तो विद्युत का कुचालक कौन होता है? ठोस सोडियम क्लोराइड को क्या है? विद्युत का कुचालक है। तो चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन कह रहा है सबसे बाह्य कोश से सबसे अंतः कोश की ओर जाने पर कोश की ऊर्जा क्या होती है? अगर बाह्य कोश से सबसे अंतः कोश की तरफ अगर जाओगे तो आप जो जाने पर कोश की जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है? तो कोश की ऊर्जा बढ़ती है दिया है। सेकंड क्या है? घटती है। और तीसरा दिया है क्या? समान रहती है। अनुमान नहीं लगाया जा सकता, 4 नंबर कह रहा है। तो आपका जो सही ऑप्शन हो जाता है, आपका बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाता है? सही हो जाता है। सबसे बाह्य कोश से अगर सबसे अंतः कोश की ओर जाने पर कोश की ऊर्जा क्या होती है? घटती है। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा आता है 4 नंबर का क्वेश्चन है। 4 नंबर के क्वेश्चन पे चले तो इसमें कह रहा है एक तत्व एक्स जिसकी संयोजकता 3 है और 5 है, दोनों स्थितियों में इसके लिए सल्फाइड का सूत्र होगा क्रमशः। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो देखो 3 और 5 की बात कर रहा है। 3 और 5 इसकी संयोजकता है, यक्स जिसकी संयोजकता है। तो कौन सा ऑप्शन आपका हो जाता है सही? आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होती हुई चल रही होंगी। उसके बाद हम चलते हैं अपने 5 नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हीमोग्लोबिन की संघटक धातु है। हीमोग्लोबिन की संघटक धातु कौन सी है उसकी बात करना है। तो हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त क्या होता है? लाल होता है। और हीमोग्लोबिन की कमी से रक्त की कमी भी होती है। तो ये क्या होता है? Fe मतलब लोहा हीमोग्लोबिन का संघटक धातु है। तो कौन सा ऑप्शन हुआ आपका? डी वाला ऑप्शन क्या हुआ? सही हुआ। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चले। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। 6 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 6 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वैद्युत तारों के रोधन में क्या प्रयुक्त होता है? वैद्युत तारों के रोधन में अगर बात करें तो क्या प्रयोग होता है उसकी वो बात कर रहा है। देखो, सिंथेटिक रबर जो के परिवार जो होते हैं वो क्या कहते हैं? नियोप्रीन का प्रयोग विद्युत तारों के रोधन में किया जाता है। मतलब विद्युत तारों के रोधन में क्या प्रयोग किया जाता है? आपका नियोप्रीन प्रयोग किया जाता है। इसके बाद चलते हैं अपने 7 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलें। तो 7 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है उसकी बात करें। रक्त में उपस्थित के कारण रक्त का थक्का बनता है। रक्त का थक्का किसके कारण बनता है? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का क्या हो जाता? रक्त लाल होता है। और रक्त की क्षीणता हीमोग्लोबिन की कमी के कारण ही होती है ना। और श्वेत रुधिर जो कणिकाएं होती हैं वो संक्रामक रोगों से क्या प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं।
और क्या होता है, जो यहाँ पे देखो पट्टिकाणु, पट्टिकाणु का मतलब प्लेटलेट्स होता है। प्लेटलेट्स के होने के कारण ही क्या होता है कि रक्त का थक्का बनता है, मतलब रक्त के थक्के बनने में सहायता करता है कौन, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स मतलब कि ये प्लेटलेट्स होती है या पट्टिकाणु हम कहते हैं। पट्टिकाणु अगर कहीं पर कट जाता है तो ये रक्त को थक्का बनाने में सहायता करता है। बहाव से मतलब रक्त बह ना जाए इसलिए वहाँ पे थक्का बना देता है, जिससे रक्त बहना बंद हो जाता है। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं 8 नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ चलें। 8 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल में घुलनशील विटामिन युग्म कौन सा है। जल में अगर घुलनशील विटामिन की बात करें तो बी और सी क्या होता है, जल में घुलनशील विटामिन होता है। और वहीं वसा में घुलनशील विटामिन अगर आपसे पूछता है क्या वसा में घुलनशील विटामिन पूछता है तो आपको लगाना है ADEK। आपको क्या लगाना है, ADEK क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन है। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है, जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी। उसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चले, 9 नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी बात करें। 9 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्न में वैज्ञानिक विधि के पदों का सही क्रम है। वैज्ञानिक विधि के पदों का सही क्रम क्या है, पढ़िए। पहले क्या परिकल्पना करोगे तब प्रयोग करोगे, नहीं। देखो पहले निष्कर्ष, पहले हमें ढूंढना है निष्कर्ष। सबसे लास्ट में कौन सा होना चाहिए, निष्कर्ष। निष्कर्ष सबसे लास्ट में ही निकलता है। इसमें भी है निष्कर्ष, इसमें भी है, तो हम देख लेते हैं अब इन तीनों में से कोई ना कोई होगा। परिकल्पना ये हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है सी वाला। अब देखो परिकल्पना कब करोगे, पहली बात आपके पास समस्या होनी चाहिए। देखो समस्या इसमें है तो एक चीज़ ये देखेंगे, पहली आपके पास समस्या होनी चाहिए, समस्या इसमें नहीं है। समस्या अब इन दोनों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन सही होगा। देखो पहली समस्या आई, फिर प्रयोग किए, फिर परिकल्पना करो, फिर निष्कर्ष निकालोगे, क्या ऐसा संभव है। देखो पहली बात तो हम उसका समस्या अगर आपके पास आती है तो उसकी परिकल्पना हम पूरी कल्पना करेंगे, पूरी चारों तरफ से उसकी कल्पना कर लेंगे, फिर तब उसका हम प्रयोग करेंगे। तो उसके बाद हमारा जो भी प्रयोग में जो भी चीज़ें हैं उसका निष्कर्ष जो निकलता है वो लास्ट में जाके निष्कर्ष निकालेंगे। तो आपका ये भी ऑप्शन बी वाला भी ऑप्शन गलत हो जाता है, आपका डी वाला ऑप्शन क्या होता है, सही हो जाता है। वैज्ञानिक विधि से पहले आप समस्या को निर्धारण करेंगे, उसके बाद समस्या के बाद आप परिकल्पना, समस्या जब आपके पास आ जाती है तो उसकी परिकल्पना की जाती है। परिकल्पना करने के बाद क्या होता है, उसके प्रयोग कैसे करना, प्रयोग संबंधी जो भी चीज़ें हैं उनको करना पड़ता है। उसके बाद आप लास्ट में निष्कर्ष निकालते हैं। तो आपका डी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन 10 नंबर के क्वेश्चन पे। शिक्षा से मेरा अभिप्राय है कि बालक के शरीर, मन व आत्मा का पूर्ण विकास उपर्युक्त कथन है। शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक के शरीर, मन व आत्मा का पूर्ण विकास, इस किसका कथन है अगर बात करो तो ये किसका कथन है, ये कथन है किसका, महात्मा गांधी जी का ये कथन है। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलने की कोशिश करें। तो दक्ष प्रयोग कर सकते हैं इसलिए पासवर्ड बनाया जाता है, जल्दी से सिस्टम में जा सकते हैं इसलिए पासवर्ड बनाते नहीं, गोपनीयता बरकरार रख सकते हैं। पासवर्ड बनाकर हम क्या कर सकते हैं, अपनी गोपनीयता को बरकरार रख सकते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है, डी वाला सही हो जाता है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, जलीय तथा कीटभक्षी पौधा है। जलीय तथा कीटभक्षी पौधा कौन सा है अगर बात करें तो ये होता है यूट्रिकुलेरिया जो होती है, ये जलीय और कीटभक्षी पौधा होता है। कौन, यूट्रिकुलेरिया क्या है, जलीय और कीटभक्षी पौधा है। तो उसके बाद हम चलें अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर का क्वेश्चन हमारा हो गया। 14 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कार्बन के बहुत अधिक यौगिक हैं, क्योंकि कार्बन के बहुत अधिक यौगिक हैं क्योंकि यह एक अधातु है और इसकी सहसंयोजकता 4 है। चलिए, यह सहसंयोजक बंध बनाता है,
नंबर सेकेंड हो गया। इसमें श्रृंखलीकरण की प्रवृत्ति अधिक होती है। देखो, इसमें श्रृंखलीकरण की प्रवृत्ति अधिक होती है, इसलिए कार्बन के बहुत अधिक यौगिक हैं। ठीक, इसमें क्या होती है, श्रृंखलीकरण की प्रवृत्ति अधिक होती है। तो ऑप्शन आपका क्या होता है, सी वाला ऑप्शन हो जाता है आपका सही। उसके बाद चलते हैं अपने 15 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक की बात करें तो आपका ऑप्शन चलता है सी वाला सही। ये क्या होता है कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होते हैं, चुंबकीय फ्लक्स का इकाई होती है, क्या है ये, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर होता है, और वेबर पर मीटर स्क्वायर ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। गॉस भी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, टेस्ला भी। 1 टेस्ला बराबर क्या होता है, 1 टेस्ला बराबर 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। 1 टेस्ला बराबर 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। गॉस, टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक हैं, जबकि वेबर क्या हो, ये चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। तो यहाँ तक 15 नंबर तक आपको क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। उसके बाद 16 नंबर के क्वेश्चन की बात करें। समान ताप पर ध्वनि की चाल अधिकतम होगी। समान चाल पर ध्वनि की चाल अधिकतम होगी किस गैस में। तो ये कौन सी गैस है जिसमें समान ताप पर ध्वनि की चाल अधिकतम होगी, ये हाइड्रोजन गैस है। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस में क्या होती है, समान ताप पर सबसे अधिकतम ध्वनि की चाल होती है। इसमें कितनी ध्वनि की चाल होती है, 1269 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 1269 मीटर ये चलती है ध्वनि हाइड्रोजन में। तो उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन है। 17 नंबर के क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है कि साबुन है। साबुन क्या है, साबुन क्या है, निम्न श्रेणी वसा अम्लों के एल्कली धातुओं के लवण हैं, और डोटेसिल, बेंजीन, सल्फोनेट हैं। उच्च श्रेणी तथा अम्लों के एल्कलाइन धातुओं के लवण हैं। उसके बाद क्या कहता है कि उच्च श्रेणी वसा अम्लों के एल्कली धातु के लवण हैं। तो आपका कौन सा हो जाता है, डी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है। क्या है ये, उच्च श्रेणी वसा अम्लों के एल्कली धातुओं के क्या हैं, लवण हैं। उच्च श्रेणी वसा अम्लों के एल्कली धातुओं के क्या हैं, लवण हैं। उसके बाद हमारा आज का अभी हमारे पास कितने क्वेश्चन बचे हैं, 17 क्वेश्चन। अभी हमारे पास 3 क्वेश्चन और होंगे, तो 3 क्वेश्चन और होंगे तो हम 18 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा था पानी का भारीपन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। पानी का भारीपन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, सोडियम और पोटेशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण नहीं। देखो, पानी का भारीपन किसके कारण होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और उसके सल्फेट के कारण क्या होता है, पानी का भारीपन होता है किसके, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड के सल्फेट के कारण होता है। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन हुआ आपका, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। इसके बाद चलते हैं 19 नंबर वाले क्वेश्चन। 19 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है अणुओं तथा परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है। अणुओं तथा परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है। केवल चक्रण है, देखो केवल हटा दो, चक्रण गति और इसको हटा दो, कक्षीय गति। चक्रण गति और कक्षीय गति अणुओं और परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का कारण देखो, चक्रण गति और कक्षीय गति के कारण क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाता है, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाता है, सही हो जाता है। क्या, सी वाला ऑप्शन, चक्रण गति और कक्षीय गति। इसके बाद हम चले 20 वाले क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति के लाल रुधिर अणुओं में ए और बी एंटीजन हैं। ए और बी एंटीजन हैं, कोई व्यक्ति है जिसके पास ए और बी क्या है, एंटीजन है,
तो इसके सीरम में कौन सी एंटीबॉडी होगी। देखो अगर एंटीबॉडी और एंटीजन की बात करें तो अगर ए और बी उसके पास एंटीजन है तो उसके पास एंटीबॉडी कौन सी होगी, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। क्या, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। तो 20 नंबर तक क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ होगा। देखो एंटीबॉडी और एंटीजन की अगर हम बात कर लेते हैं तो अगर ए एंटीजन है किसी व्यक्ति के अंदर तो उसके अंदर एंटीबॉडी क्या एंटीबॉडीज़ क्या होगी, वो बी होगी। और अगर बी सीरम उसके अंदर है, बी एंटीजन है तो क्या होगा, उसके पास ए एंटीजन फिर से करते हैं, दिमाग डिस्टर्ब हो गया। अगर किसी व्यक्ति के पास ए एंटीजन है तो उसके पास एंटीबॉडी क्या होगी, बी होगी। अगर उस और किसी व्यक्ति के पास बी एंटीजन है तो उसके पास क्या होगा, ए एंटीबॉडी होगी। अगर ए बी एंटीजन दोनों एंटीजन हैं तो उसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। अगर ओ एंटीजन है तो उसके पास ए और बी दोनों एंटीबॉडी मौजूद होंगी। तो अगर इस चीज़ को आपको क्लियर हो गया तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो ये सेशन आपको कैसा लगा, आप अपना कमेंट बॉक्स में अपने राय को या कहीं भी कुछ भी आप सजेशन देना चाहते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट करके या तो वहाँ पे क्वेश्चन लिख करके कि इस नंबर के क्वेश्चन में हमें दिक्कत है, आप फिर से बताइए, तो हम उस क्वेश्चन को फिर से बताने की कोशिश करेंगे। आप हमारे वीडियो को पूरा देखिए, पूरा देखेंगे तभी आपको क्लियर होगा। आप सुपर टेट क्लियर करना चाहते हैं तो आपको पूरा देखना ही पड़ेगा। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।